गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारे बुक का 10th साइंस का। उसके अंदर जो मानव तंत्र है उसमें हम लोगों ने कल जो टॉपिक कवर किया था वो हमारी थी वृक्राणु, उसकी संरचना, किडनी उसकी संरचना और मानव जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी संरचना। इसके बारे में हम लोगों ने मोटा मोटा देखा था। अभी हम लोग जो है मूत्र निर्माण की क्रिया जो है वो पढ़ने वाले हैं। आ रही बात समझ में? और मूत्र निर्माण की जो क्रिया है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बनता है, क्वेश्चन आ जाता है इससे कि मूत्र निर्माण की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। आ रही बात समझ में? तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा आपके जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देखो मूत्र निर्माण की क्रिया क्या होती है। मूत्र, सबसे पहले मूत्र क्या चीज होती है? हम लोग यूरिन जो है रिलीज करने रोज ही जाते हैं। तो ये जो मूत्र होता है उसमें 95% क्या होता है? जल होता है। 2% आयन व लवण होते हैं जो अनावश्यक होते हैं, जिनकी हमारे को कुछ की आवश्यकता होती है उसको तो बॉडी रख लेती है और जिनकी जरूरत नहीं होती वो लवण है। और जो जैसे NaCl ये सब जो आयन्स वगैरह होते हैं इनका 2% इस मूत्र में पाया जाता है। 2.6 यूरिया, ये मेन हमारा जो अपशिष्ट है जिसको शरीर से निकाला जाता है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्य जो है यूरियोटैलिक होता है। क्या होता है यूरियोटैलिक? क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य क्या करता है, प्रोटीन के टूटने से क्या बनती है? अमोनिया। और इस अमोनिया को यकृत की कोशिकाएं किसमें बदल देती है? यूरिया में। इस यूरिया को जो रक्त है वो कहाँ लाता है? किडनी में। और फिर किडनी बताया आपको नेफ्रॉन से बनी होती है, वृक्राणु से बनी हुई होती है। तो वहां उस रक्त को छाना जाता है, उस यूरिया को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है और ऐसे मूत्र का क्या होता है? निर्माण होता है ना। तो यूरिया पाया जाता है 2.6%, यूरिक अम्ल भी पाया जाता है 0.3% और 0.1% जो है अनावश्यक तत्व और अपशिष्ट होते हैं वो होते हैं। तो इन सारी चीजों को मिलाकर हमारा जो है मूत्र बनता है। तो ये चीज ध्यान रखो कि यूरिया को हमको निकालना है। ये यूरिया जो है कहाँ बना है? यकृत की कोशिकाओं में। अमोनिया, जैसे कि वापस मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो प्रोटीन होता है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसको कि जो प्रोटीन होता है या एमिनो अम्ल अणु होते हैं उसका अपघटन होता है, अमोनिया NH3 बनता है, फिर उससे यकृत कोशिका में क्या बनता है? यूरिया बनता है। वहां से रक्त जो है उसमें ये यूरिया मिक्स हो जाता है। तो ये यूरिया युक्त जो रक्त है उसको कौन लेके आता है? अभिवाही धमनिका। कौन? अभिवाही धमनिका कहाँ पहुंचाती है? हमारे वृक्राणु के ग्लोमेरुलस में। वृक्राणु के ग्लोमेरुलस में पहुंचाती है। तो देखो क्या होता है, अब हम इसके चरण देखते हैं। ये ऊपर से मैं सिर्फ जनरल आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रोसेस होता क्या है। तो ध्यान रखना यूरिया बनता यकृत में है पर उसको लाया जाता है रक्त के माध्यम से। जो आप सामने देख रहे हो ना, ये अभिवाही धमनिका जो ग्लोमेरुलस में खुलती है वो जो रक्त लेके आती है अपने अंदर। धमनिका में क्या होता है? रक्त होता है। तो रक्त जो लाती है उसमें यूरिया उपस्थित होता है। आ रही बात समझ में? इस यूरिया को छाना जाता है और मूत्र बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मूत्र निर्माण की क्रिया है। इसके मेन 3 चरण होते हैं, परानिस्यंदन, दूसरा है वर्णात्मक पुनः अवशोषण और तीसरा है हमारा स्रवण। ये 3 चरण हैं। इन 3 चरणों के बारे में आप लोगों को ब्रीफली पढ़ना है। उसके बाद है सबसे पहला स्टेप परानिस्यंदन। परानिस्यंदन का मतलब होता है छानना। क्या मतलब होता है परानिस्यंदन का? छानना। किसको छाना जाएगा? सिंपल सी बात है, रक्त को छाना जाएगा। ठीक है, ये रक्त जो अभिवाही धमनिका के द्वारा लाया गया है। अभिवाही धमनिका, ये आप लोगों ने कल नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसको हम मेलपीगी काय कह रहे थे। मेलपीगी काय का निर्माण किन 2 चीजों से मिलकर होता है? बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस से। फिर आती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर हेनले लूप जिसमें एक होता है अवरोही भाग और एक होता है आरोही भाग। फिर होता है दुरुस्त कुंडलित नलिका और जो नेक्स्ट पार्ट है इसका संग्रहण नलिका। ये सब मिलाकर क्या होता है? जो हमारा वृक्राणु है वो बनाता है ना। तो अब देखो जो यूरिया जो है वो बना हमारा यकृत में।
रक्त में मिक्स हुआ और रक्त के थ्रू जो अभिवाही धमनिका में जो रक्त बह रहा है वो इस रक्त को यूरिया युक्त जो रक्त है ना। अब ये अभिवाही धमनिका जो है ये बोमन संपुट है, कप जैसी स्ट्रक्चर, उसके अंदर आकर किसका निर्माण करती है, ग्लोमेरुलस का। और फिर जब बोमन संपुट से वापस निकलती है तो क्या कहलाती है, अपाही धमनिका। अरे बात समझ में। तो अब ये यूरिया युक्त रक्त को अभिवाही धमनिका लेकर आई, यहाँ पर कहाँ लाएगी, ग्लोमेरुलस में। अरे बात समझ में। और वापस जाएगा ये रक्त छनकर, यानी जो भी अवशिष्ट होगा वो छनकर कहाँ आ जाएगा, ग्लोमेरुलस से कहाँ आ जाएगा, बोमन संपुट में। बात समझ आ रही है। यूरिया युक्त रक्त आया, कौन लेके आया, अभिवाही धमनिका। अब अभिवाही धमनिका आगे चल के क्या बना रही है, ग्लोमेरुलस बना रही है। ग्लोमेरुलस को किसने कवर कर रखा है, बोमन संपुट। और ये जो अभिवाही धमनिका है वापस इस बोमन संपुट से निकलती है तो क्या कहलाती है, अपाही धमनिका कहलाती है। तो ये चीज है, यहाँ पर जो है रक्त छना हुआ होता है और यहाँ पर छना हुआ नहीं होता, है ना। अब देखो क्यों छनता है, जैसे ही रक्त को अभिवाही धमनिका लाती और ग्लोमेरुलस में डालती है ना, तो जो अभिवाही धमनिका और अपाही धमनिका में फर्क ये होता है कि जो अभिवाही होती है उसका व्यास तो होता है अधिक, और ये जो अपाही देख रहे हो उसका व्यास होता है कम। यानी ब्लड आ तो ज्यादा रहा है, क्योंकि इसकी मोटाई कम है तो जाएगा क्या, आ तो ज्यादा रहे, आएगा तो ज्यादा, क्योंकि ये जो हमारी अभिवाही धमनिका है उसका व्यास क्या है, ज्यादा, और अपाही का क्या है, कम। ठीक है, तो रक्त आएगा ज्यादा ग्लोमेरुलस में, लेकिन ग्लोमेरुलस से जाएगा कम। तो वैसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, इस ग्लोमेरुलस के अंदर दाब क्रिएट होगा, लगभग 70 mm Hg के बराबर क्या होगा, दाब क्रिएट होगा। उससे क्या होगा, ये जो ये जो ग्लोमेरुलस देख रहे हो इसके अंदर इसकी जो भित्ति होती है उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। किसमें, इस ग्लोमेरुलस की भित्ति में। तो जितना भी रक्त है उसके अंदर किसको छोड़कर, WBC, RBC, प्रोटीन और जो कुछ कोलॉइडिकल पदार्थ होते हैं रक्त के अंदर, उनको छोड़कर बाकी जितना भी प्लाज्मा वगैरह है वो छनकर कहाँ आ जाता है, इस बोमन संपुट की गुहा में। बात समझ आ रही है। यूरिया युक्त जो रक्त है वो अभिवाही धमनिका लेकर आई, कहाँ डाला, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, अब जो अभिवाही धमनिका है उसका व्यास होता है, यानी उसका मोटाई अधिक होती है कंपैरिजन टू किसके, अपाही धमनिका के। इसकी वजह से इसकी मोटाई कम है और इसकी ज्यादा, तो रक्त आएगा ज्यादा, लेकिन ग्लोमेरुलस से क्या होगा, जाएगा कम। तो इससे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रक्त की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है, कम निकल रहा है, वैसी कंडीशन में क्या होगा, रक्त छनकर जो है दाब क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस की भित्ति में जो छिद्र है उनसे रक्त छनकर कहाँ आ जाएगा, बोमन संपुट के अंदर आ जाएगा। और ये जो छनित्र आता है उसे कहा जाता है प्लाज्मा ग्लोमेरुलस निस्यंद कहा जाता है। ये जो छन के आया ना, क्योंकि भाई आरबीसी है नहीं, WBC है नहीं, प्रोटीन भी निकल गया है, तो क्या बचा, प्लाज्मा ही बचा ना। और ये प्लाज्मा ग्लोमेरुलस निस्यंद कहलाएगा, छनित्र कहलाएगा। आ रही बात समझ में। अब इसके अंदर किसकी अधिकता होगी, ये अवशिष्ट जो होते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल और जो हमारे आयंस होते हैं वो पाए जाते हैं। तो अब ये जो छनित्र है आगे चल के कौन सी संरचना में आएगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका। बोमन संपुट से कहाँ आ जाएगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर वहां पर इसका सेकंड प्रोसेस शुरू होगा, वर्णात्मक पुनर्अवशोषण। मतलब ये जो छनित्र छन के आया है उसमें से मूत्र निर्माण के लिए ये चीजें निकालनी है हमें, यूरिया, यूरिक अम्ल, आयन, लवण, जिनकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, लेकिन कुछ आवश्यक पोषक तत्व भी क्या होते हैं, यहाँ पर इस छनित्र के अंदर क्या होते हैं, इस ग्लोमेरुलस से छनकर क्या हो गए, इधर आ गए। यानी हमें चाहिए थे सिर्फ क्या, यूरिक अम्ल, यूरिया और अनावश्यक जो अपशिष्ट पदार्थ है रक्त के अंदर वो, ठीक है, वो चाहिए थे हमको इसके अंदर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ आवश्यक तत्व जो होते हैं जैसे कि H2O हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्लाज्मा जो है उसमें क्या है 92% क्या है, वाटर ही है ना। ठीक है, तो H2O, ग्लूकोज, उसके अलावा जैसे कि आयंस हो गए Na+, Cl-, ये सब छनकर इधर समीप इस छनित्र में आ जाते हैं। तो ये ग्लूकोज, जल और इन सब की हमारे शरीर को क्या है, आवश्यकता। तो जरूरी है ना कि ये जो अवशिष्ट जो मूत्र बनाने वाला है उसमें से इन आवश्यक तत्वों को क्या कर लिया जाए, अलग अलग कर लिया जाए। तो ये वर्णात्मक पुनर्अवशोषण का मतलब यही होता है कि ये जो छनित्र छनकर आया है ग्लोमेरुलस से बोमन संपुट में,
उसमें कुछ आवश्यक चीजें जो आ गई हैं उनको वापस लेकर किसमें मिलाना है हमें, रक्त में। तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, वर्णात्मक पुनर्अवशोषण। पुनः मतलब वापस, अवशोषण मतलब ग्रहण करना। तो किसका करेंगे हम पुनर्अवशोषण, वर्णात्मक बोला है मतलब कुछ का करेंगे कुछ का नहीं, जो उपयोगी है उसको वापस ले लेंगे, जो अनुपयोगी है उसको हम वापस नहीं लेंगे। तो देखो यहाँ पर समीपस्थ कुंडलित नलिका है, वो इस छनित्र में से जो बोमन संपुट में छन के आया है उसमें से क्या क्या चीजों का अवशोषण करेगी। एक तो ये H2O का करती है, फिर ये ग्लूकोज का करती है, आयन जो होते हैं Ca+, Na+ और Cl-, इनको वापस कहाँ डाल देती है, उत्तकीय द्रव में। इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, उत्तकीय द्रव, तो इसके अंदर डाल देती है। फिर सेकंड पार्ट हमारी नलिका का कौन सा आता है, हेनले लूप। तो हेनले लूप के दो भाग होते हैं, आरोही और अवरोही। अवरोही के द्वारा किसका अवशोषण किया जाएगा, जल का। आरोही के द्वारा जल का नहीं होगा, किसका होगा, सिर्फ आयंस का, Na+, Cl और पोटेशियम का। मतलब ये छनित्र छनकर पहले समीपस्थ कुंडलित नलिका में आएगा। अब कल मैंने बताया था कि यहाँ सुषमांकुर होते हैं, छोटे छोटे से उंगली नुमा प्रवर्त होते हैं। तो वो ये जो छनित्र आया है उसमें से आवश्यक चीजें जैसे ग्लूकोज, H2O, कैल्शियम, सोडियम, है ना, क्लोरीन, इन सबको वापस क्या करता है, छनित्र में से सोख लेता है, क्योंकि ये शरीर के लिए आवश्यक है ना। फिर उसके बाद ये जो छनित्र है, जब ये सारी चीजें अवशोषित हो गई तो कहाँ ट्रांसफर होगा, नीचे की तरफ, हेनले लूप में। हेनले लूप का पहला पार्ट हमारा अवरोही। अवरोही के द्वारा किसका अवशोषण होगा, H2O का, यानी H2O को वापस ले लिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा आगे। फिर आएगा आरोही। आरोही जल का नहीं करती, सिर्फ सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम जो ये हमारे आयंस हैं उनका करेगी। फिर ये जो छनित्र है आगे चल के जाएगा, कौन सा हिस्सा आएगा, दुरुस्त कुंडलित नलिका। दुरुस्त कुंडलित नलिका वैसोप्रेसिन, ADH लिखा है ना, ये हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन जो हमारे पीयूष ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। तो ये जो वैसे तो हाइपोथैलेमस इसको बनाती है, लेकिन रिलीज सीक्रेशन का काम जो है वो पीयूष ग्रंथि करती है। तो ADH हार्मोन की प्रेजेंस में H2O यानी जल को वापस ले लेगी छनित्र में से, और NaCl को वापस क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। फिर ये जो छनित्र है आगे चल के क्या करेगा, संग्रहण नलिका में जाएगा। संग्रहण नलिका का ऊपर वाला भाग जल का अवशोषण करता है, और नीचे वाला जल तथा यूरिया कुछ मात्रा में हमारे शरीर को, पूरा नहीं, सिर्फ कुछ मात्रा हमारे शरीर को यूरिया की भी आवश्यकता होती है, तो कुछ जो यूरिया है उसका वापस क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण करके कहाँ डाल दिया जाएगा, उत्तकीय द्रव्य के अंदर डाल दिया जाएगा, उत्तकीय द्रव में डाल दिया जाएगा। तो ये वर्णात्मक पुनर्अवशोषण होता है। ठीक है, अब आता है लास्ट इसका प्रोसेस, स्त्रवण। स्त्रवण क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, अभिवाही धमनिका लेके आई थी, जो रक्त लाई थी वो यूरिया युक्त रक्त था, हानिकारक अवशिष्ट इसमें उपस्थित थे। वो अवशिष्ट छनकर कहाँ आ गए, ग्लोमेरुलस से छनकर बोमन संपुट में आ गए। अब यहाँ से जो रक्त छनकर गया वो कैसा रक्त मान सकते हैं हम, कि शुद्ध रक्त है, लेकिन ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ हानिकारक जो तत्व है वो भी क्या हो गए, वापस चले गए, है ना। जो रक्त के अंदर सारे के सारे छन जाए ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो कुछ मात्रा हो सकती है, कुछ मात्रा जो है वो अवशिष्ट की इस अवशिष्ट की इस शुद्ध रक्त में आ गई हो। ये शुद्ध रक्त ले जाने का काम कौन कर रहा है, अपवाही धमनिका, है ना। तो कुछ जो रक्त है वो जो कि शुद्ध माना जा रहा है उसमें भी कुछ जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उपस्थित हो सकते हैं, क्रिएटिन वगैरह ऐसी चीजें जो होती है वो इसमें उपस्थित में भी प्रेजेंट हो। तो वैसी कंडीशन में क्या किया जाता है, आपको पता है अपवाही धमनिका यहाँ पर चारों तरफ, इस नलिका के चारों तरफ इस तरह से केशिकीय जाल बनाती है ना। तो ये केशिकीय जो जाल बना रही है उसमें क्या किया जाता है, ये जो शुद्ध रक्त इस परिनलिका केशिकीय जाल में बह रहा है, अगर उसमें कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो उनको वापस किसमें डाल दिया जाता है, इस दुरुस्त कुंडलित नलिका के अंदर वापस डाल दिया जाता है। किसके द्वारा, इस परी जो जाल बना रही है ना ये नलिका, उसके द्वारा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है स्त्रवण का। आ गई बात समझ में, कि अगर जो ग्लोमेरुलस से जो छनकर अपवाही धमनिका के अंदर जो छनकर रक्त आया है, वो अगर उस रक्त के अंदर कुछ अवशिष्ट पदार्थ अगर
छनकर यहाँ पर जाने चाहिए थे लेकिन नहीं गए, तो उनको वापस ये कहाँ डालेगी, श्रवण की क्रिया के द्वारा कहाँ डालेगी, दुरुस्त कुंडलित नलिका के अंदर डालेगी। तो ये क्रिया हमारी कहलाएगी श्रवण। आगे बात समझ में? तो ये हमारा हुआ मूत्र निर्माण की क्रिया का प्रोसेस कंप्लीट।